गो टेल दिस टू मोदी। यही वो सेंटेंस है जो एक टेररिस्ट ने विक्टिम से कहा, विक्टिम की वाइफ से कहा, जब उनकी वाइफ ने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया है, मुझे भी मार दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाके ये बात जो है मोदी को बताओ, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बताओ। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, ये जो रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, वहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन हुई है। इस अटैक ने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया है। ये अटैक हुआ है इंडिया के सिविलियंस पर, टूरिस्ट पर, एक टूरिस्ट स्पॉट पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी लैप्सेस थे, ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं। और 1-1.5 घंटे तक ये पूरी चीज़ चलती रही। इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स, लोगों से बात कर करके टेररिस्ट ने जो है उन्हें जो है उन पे अटैक किया है, इस तरीके से विक्टिम्स पर अटैक किया है। और जो लोग वहाँ से बच के निकले हैं वो अभी भी टेरर के अंदर है, दहशत में है जो उनके साथ हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि इस बार का जो टेररिस्ट अटैक है, जो अभी तक पहले हुए हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। पहले जब अटैक होते थे तो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन नहीं होती थी। वो एक रैंडम अटैक किया जा रहा होता था और उसमें किसको गोली लग रही है, नहीं लग रही है, ये बात नहीं इतना आइडेंटिफाई किया जाता था। बट इस बार क्लियरली ये बात बोली गई है कि हम औरतों को, बच्चों को नहीं मारेंगे, सिर्फ आदमियों को टारगेट करेंगे। उनसे उनका रिलीजन पूछा गया है, उनसे जो है एक फेथ का जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो पढ़ने के लिए कहा गया है। और इस तरीके से ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक हुआ है जो कि 1-2 घंटे तक जो है इस तरीके से ये अटैक चलता रहा, जिसकी वजह से लोग काफ़ी दहशत में हैं। एक ऐसी जगह पर अटैक हुआ जहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग के थ्रू पहुँचा जा सकता है, यानी जो व्हीकल्स हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते, या तो आप चल के पहुँच सकते हो या फिर घोड़े के थ्रू पहुँच सकते हो। तो इस वजह से जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कंट्री जो है शॉक में है। और जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम इमीडिएट स्टेप्स लेंगे। स्टेप्स उन्होंने ले भी लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो जो है स्टॉप कर दी है कि हम इट इज़ एन अबेंस। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो डाउनग्रेड कर दिए हैं, सार्क वीज़ा जो है उसे स्क्रैप कर दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ये सब चीज़ें की गई हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इस पूरे अटैक की जो जिम्मेदारी है वो किसने ली है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। जी हाँ, ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है ये माना जाता है कि ये प्रॉक्सी है ऑफ पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा। TRF जो है एक ऑनलाइन एंटिटी की तरह स्टार्ट हुआ था आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। तो जब 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया था, जो आर्टिकल 370 है उसे अब्रोगेट कर दिया गया था, उसके बाद जो है ये TRF स्टार्ट हुआ था। और ये पहली बार नहीं है जब TRF ने किसी अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सिंस 2020 काफ़ी सारे अटैक्स जो हैं वैली के अंदर हुए हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो TRF ने क्लेम की है, एज़ अपोज टू दी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कश्मीर में एक्टिव थे, विच इज़ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन। और ये जो अटैक कश्मीर के अंदर हुआ है, इससे कश्मीर के लोग जो वहाँ पे लोकल्स हैं वो भी काफ़ी अफेक्टेड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिस्ट पर अटैक हुआ है, वहाँ पर जो लोग कश्मीर में घूमने गए थे उन पर अटैक हुआ है। और इससे जो कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो अब काफ़ी अफेक्टेड रहेगी। हॉर्टिकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जिस इंडस्ट्री से जनरेट होता है कश्मीर के अंदर वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री। पिछले कई सालों में देखा गया था कि टूरिस्ट काफ़ी जल्दी से बढ़ रहा था। तो 2019 के अंदर जब से जो है 370 अब्रोगेट किया गया था और ये चीज़ें सामने आई थी कि अब सिचुएशन जो है बदल रही है, वहाँ पर सुधर रही है, तो जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था, जिससे वहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसे भी काफ़ी बूम मिल रहा था, विच वॉज़ वेरी गुड एंड हेल्पफुल फॉर द लोकल्स जो कि वहाँ पर रहते हैं। बट अब इस अटैक के बाद वापस से वहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को टाइम लगेगा वापस ट्रस्ट गेन करने में, वापस उस जगह पर जाने में। और लोगों का ट्रस्ट वहाँ के लोगों से नहीं उठा है, बल्कि इस तरीके के अटैक्स की वजह से जो है वो अफेक्टेड है।
और इस चीज़ को जो है, इस चीज़ का बदला लेने से या फिर इस चीज़ पे वर्कआउट करने के लिए हाल फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ जो उनके टाइज़ थे, जो ट्रीटीज़ थी या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उसके रिगार्ड में कुछ स्टेप्स लिए हैं। और ये स्टेप्स सिर्फ इंडिया ने नहीं लिए हैं बल्कि पाकिस्तान ने भी लिए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब आज के हमारे वीडियो में ये जो सारे स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, उससे वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक टाइज़ की, ये कहा जा रहा है कि उन्हें डाउनग्रेड किया गया है। तो इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स एट द पाकिस्तानी हाई कमीशन इन दिल्ली को एज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा, और उनसे कहा है कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया को छोड़ना होगा। अगर हम इस टर्म की बात करें, पर्सोना नॉन ग्रेटा, जो कि एक लैटिन टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग होता है अनवेलकम पर्सन। जी हाँ, अगर हम इसे डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं वो अब अनएक्सेप्टेबल हैं टू द रिसीविंग स्टेट, यानी इंडिया के लिए अब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। और साइमल्टेनियसली इंडिया ने अपनी खुद के जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं फ्रॉम द हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, उन्हें भी जो है कहा है कि वे विड्रॉ करें, जिससे जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ऑफ द हाई कमीशंस इन बोथ द कंट्रीज, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 55 पीपल टू 30 पीपल बाय 1 मई 2025। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पावर इंडिया के पास आती कहाँ से है। तो ये पावर हमारे पास है एज़ पर आर्टिकल 9 ऑफ दी वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल 9 है उसके अंदर क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो रिसीविंग स्टेट है, यानी इस केस में जो इंडिया है, वो डिक्लेयर कर सकता है अ मेंबर ऑफ अ डिप्लोमेटिक स्टाफ एज पर्सोना नॉन ग्रेटा, जो कि प्रेजेंट केस में इंडिया ने करा है। और ये वो कभी भी कर सकता है विदाउट हैविंग टू एक्सप्लेन इट्स डिसीजन टू द सेंडिंग स्टेट। तो जो इंडिया है उसने इसी को अप्लाई किया है और डिक्लेयर किया है पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा, यानी वो कह रहे हैं सेंडिंग स्टेट को कि हमने आपके लोगों को जो है एक अनवेलकम पर्सन डिक्लेयर कर दिया है, आप अपने लोगों को वापस बुला लीजिए। यानी जो पाकिस्तान है वो ऑब्लिगेटेड है टू कॉल देम बैक। तो ये तो बात हो गई डिप्लोमेटिक टाइज की। अब हम बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसको सब समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और इससे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorists. तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये बेसिकली एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इसे 19 सितंबर 1960 के अंदर साइन किया था। तो ये ट्रीटी क्या करती है, ये बेसिकली गवर्न करती है द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम, और इसकी 6 मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के थ्रू फ्लो करती हैं। अब अगर हम रिवर का जो एलोकेशन है कि कैसे डिवाइड किया है उसकी बात करें, तो जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं विच आर बीस, रावी एंड सतलुज, वो क्या है, वो इंडिया के पास है और इंडिया उनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ करता है। इसके अलावा जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं विच आर इंदस, झेलम एंड चेनाब, वो किसके पास गई हैं, किसके हिस्से में गई हैं, पाकिस्तान के हिस्से में गई हैं। 2 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है उन वेस्टर्न रिवर्स को यूज़ कर सकता है फॉर डोमेस्टिक यूज़, यानी हाउस होल्ड और म्यूनसिपल पर्पजेज़ के लिए। इसके अलावा नॉन कंजम्पटिव यूज़ भी है, जैसे कि नेविगेशन, फ्लोटिंग टिम्बर, फ्लड प्रोटेक्शन, फिशिंग एंड फिश कल्चर। तो इन सब पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इस इंडस रिवर को कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है बांटा गया है, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ को बांटा गया है कि कैसे उसका पानी जो है दोनों कंट्रीज़ पीसफुली यूज़ करें। अब
ये जब ट्रीटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी तो एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसमें दोनों कंट्रीज से एक कमिश्नर होगा। ये जो कमीशन है हर साल जो है एक बार मिलता है ताकि डिस्कस कर सके, रिजॉल्व कर सके अगर कोई इशू है रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग एंड द ट्रीटीज़ इम्प्लीमेंटेशन। और अगर कोई भी डिफरेंसेस हैं तो उसे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो रिजॉल्व करेगा, जिसे वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा। एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट उसके लिए एक एडहॉक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द वर्ल्ड बैंक। और पीसफुली जो है ये ट्रीटी चलती रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए क्या होता है, दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो ऑब्लिगेटेड है टू एक्सचेंज डेटा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवर्स। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है तो उस रिगार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए। कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया गया है उसके बारे में डिस्कस होगा। अब क्योंकि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसे अभी अबेंस में रखा है, इंडिया ने अबेंस में रखा है, तो इससे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान को क्या झेलना पड़ेगा, हम वो बात कर लेते हैं। तो क्योंकि इसे अबेंस में रखा गया है, रोका गया है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स विच इज़ इंदस, झेलम एंड चेनाब। तो ये माना जा रहा है कि जो फ़्लो है वो कम हो जाएगा क्योंकि जो इंडिया है वो काफ़ी सारा जो स्टोरेज है वो बिल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसका लॉस होगा पाकिस्तान को। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर क्राइसिस है वो बढ़ जाएगी, हाइड्रो पावर जनरेशन कम हो जाएगा एंड देयर विल बी अ पोटेंशियल फॉर इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और जो रिलेशन स्ट्रेन हुए हैं वो तो है क्योंकि इन्हीं रिलेशंस की वजह से जो है इस ट्रीटी को अबेंस में रखा गया है। बेसिकली ये जो अबेंस है ये थ्रेटन करेगा पाकिस्तान की वाटर लाइफलाइन को विच विल क्रिपल इट्स एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी और इंडिया के साथ उसके जो टेंशन्स हैं उसे एस्केलेट करेगा। जो थर्ड स्टेप इंडिया ने लिया है वो है जो अटारी बॉर्डर है उसे क्लोज़ कर दिया है। जी हाँ, ये जो अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग है विच इज़ एन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट अटारी, ये अकेला एक्टिव लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे इमीडिएटली क्लोज कर दिया गया है। हाउएवर वो लोग जो कि ऑलरेडी इस बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं विद वैलिड एंडोर्समेंट, उन्हें अलाउ किया गया है कि वो वापस जो हैं इस रूट से वापस जा सकते हैं बिफोर 1 May 2025। देन the other step which the government has taken which is the scrapping of SAARC visa exemption scheme for Pakistani nationals। तो ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है जिसे हम शॉर्ट में SAARC बोलते हैं, ये एक वीज़ा एक्सेम्पशन स्कीम है जिसे 1992 के अंदर SAARC ने जो है लॉन्च किया था ताकि प्रमोट किया जा सके रीजनल इंटीग्रेशन को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को अमंगस्ट इट्स मेंबर स्टेट्स। अब इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये जो वीज़ा एक्सेम्पशन स्कीम है वो अभी इंडिया ने किसके लिए स्क्रैप कर दी है? पाकिस्तान के लिए स्क्रैप कर दी है। तो जो भी वीज़ास इशू हुए हैं इस स्कीम के अंदर टू दी पाकिस्तानी सिटीजन्स, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और अब कोई भी पाकिस्तानी नेशनल जो है जो कि इस वीज़ा पर इंडिया के अंदर है उसे 48 आवर्स दिए गए हैं कि वो इस कंट्री को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ के वापस पाकिस्तान चला जाए। तो ये जो स्कीम है, वीज़ा स्कीम है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और किसके लिए, कौन इसे यूज़ करता है? तो ये जो पूरी स्कीम है SVES विच इज़ दी SAARC वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, ये बेसिकली अलाउ करती है अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम दीज मेंबर कंट्रीज टू ट्रैवल विद इन दी SAARC रीजन विदाउट रिक्वायरिंग अ ट्रेडिशनल वीज़ा। यानी ट्रेडिशनल वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जो है इस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं वो इस स्कीम के अंदर, SVES की स्कीम के अंदर जो है आ सकते हैं इन मेंबर कंट्रीज़ के अंदर। तो बेसिकली वो इंडिविजुअल्स जो कि एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंदर, उनको क्या इशू किया जाता है? एक SAARC वीज़ा एग्जेम्पशन स्टिकर जो है इशू किया जाता है विच सर्व्स एज अ ट्रैवल पास फॉर एंट्री इनटू दी अदर SAARC नेशंस। तो ये जो एग्जेम्पशन स्टिकर होता है वो ट्रैवल पास की तरह काम करता है। और ये किसको मिलता है? कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं? बेसिकली देयर आर 24 डेजिग्नेटेड कैटेगरीज ऑफ पीपल जिन्हें ये मिल सकता है। कौन कौन है इसमें इंक्लूडेड? हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट,
judges of higher courts, member of parliament, senior government officials, prominent business persons, accredited journalists, sports person जो कि कोई ऑफिशियल इवेंट अटेंड कर रहे हैं, या फिर सार्क सेक्रेटरीट के जो स्टाफ है वो, या फिर कोई भी और इंडिविजुअल जो कि इन्वॉल्व है इन ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक कैपेसिटीज़। और अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये वीज़ा जो है स्क्रैप कर दिया है, तो जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स इस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं वो इस वीज़ा को यूज़ करके इंडिया के अंदर नहीं आ सकते, बिकॉज इट वाज अ वेरी सिंप्लीफाइड वे फॉर देम टू एक्सेस इंडिया फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे कि डिप्लोमेटिक या कोई ऑफिशियल ट्रैवल है, बिजनेस एंगेजमेंट्स हैं, या फिर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है किसी कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट में, या कोई जर्नलिस्ट असाइनमेंट्स हैं। तो अब क्योंकि ये स्क्रैप कर दिया गया है तो इतना इजीली कोई भी पाकिस्तानी नेशनल इंडिया में नहीं आ सकता जो कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल होता था। और वो पाकिस्तानी नेशनल्स जो इस समय इंडिया के अंदर हैं इस कैटेगरी के अंदर इस वीज़ा के साथ, उन्हें भी 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है कंट्री को छोड़ना होगा, इंडिया को छोड़ना होगा। इसके अलावा हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स तो हो ही रही है, जो इंटरनेशनल आउटरीच है वो किया जा रहा है, और एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों पे काम चल ही रहा है। बट ये मेजर डिसीजंस इंडिया ने लिए हैं जो कि पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों पर जो है इफ़ेक्ट डालेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी कुछ चीज़ें की हैं, जैसे कि उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं सारे बायलैटरल अग्रीमेंट्स विद इंडिया, इंक्लूडिंग दी शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972। तो ये जो अग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड एस्टैब्लिशिंग पीस आफ्टर द 1971 वॉर, और इसमें प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए गए हैं फॉर बायलैटरल रिलेशंस एंड द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसे इस समय जो है पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जितना भी एयर स्पेस है फॉर ऑल इंडिया ओन्ड और इंडिया ऑपरेटेड एयरलाइंस उसे क्लोज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं दे आर फोर्स्ड टू टेक लॉन्गर रूट्स, जिसकी वजह से फ़्लाइट के जो स्केड्यूल्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और जो ट्रैवल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन पाकिस्तान हैज़ सस्पेंडेड all trade with India including trade to and from any third country through पाकिस्तान। यानी इससे अब क्या होगा, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था गुड्स टू पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तानी टेरिटरी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वाया थर्ड कंट्री भी जो है पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा, सारा ट्रेड जो है वो सस्पेंड कर दिया है। एंड लास्टली जो वीज़ाज़ हैं फॉर इंडियन नेशनल्स उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो बेसिकली ये जो मूव पाकिस्तान ने किया है इट इज़ अ रेसिप्रोकल मूव टू इंडियाज़ अर्लियर डिसीजन टू रिवोक वीज़ाज इशूड टू पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि वो एक दूसरे पे अफेक्ट डाल पाएँ, एक दूसरे का जो नॉर्मल रिलेशंस थे, बेसिकली इट्स अ सिग्नल कि टेंशन्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जिसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं उनका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।